नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मां योजना से बची भरतपुर के मरीज की जान, पूरी तरह निःशुल्क हुआ जटिल ऑपरेशन। उदयपुर के अमृता हाट मेले से सशक्त हो रही महिलाएं, स्थानीय उत्पादों की हो रही जमकर बिक्री। कोटा नगर निगम की शानदार पहल, वेस्ट कलेक्शन व्यवस्था होगी हाईटेक। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में मां योजना के तहत एक जटिल न्यूरो सर्जरी कर 50 वर्षीय मरीज की जान बचाई गई। आनंद नगर निवासी सुरेश की खोपड़ी की हड्डी अंदर धंस गई थी। गंभीर स्थिति में सीटी स्कैन के बाद तत्काल ऑपरेशन किया गया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर राकेश फौजदार के नेतृत्व में करीब 2.5 घंटे चली सर्जरी में दिमाग में धंसी हड्डी को बाहर निकालकर ड्यूरोप्लास्टी की गई। निजी अस्पताल में इस उपचार पर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत इसका इलाज पूरी तरह निःशुल्क हुआ। 48-50 वर्ष की उम्र है। उनके जो है सिर पे वार की वजह से, किसी भारी वस्तु के वार की वजह से या धारदार की वजह से दिमाग की जो हड्डी है, सिर की हड्डी टूट के दिमाग के अंदर धंस गई थी, जिसका कि मां योजना के अंतर्गत जिसका निःशुल्क ऑपरेशन किया है। और उसको ब्रेन की जो परत है इसमें हड्डी घुसी थी, वो ब्रेन की परतों से हड्डी निकाल के ब्रेन में से अंदर से और उसकी लेयर को ड्यूरोप्लास्टी करी, उसकी रिपेयरिंग की है। अभी मरीज जो है बेड पे है और सही है, बातचीत कर रहा है, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं और बिल्कुल सेफ है। हमारे मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत उपचार पूरी तरह से निःशुल्क करा गया है। अब हमारे यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के अंदर न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी के ऑपरेशन भी इस योजना के तहत फ्री करे जा रहे हैं। और मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी के अंदर भी न्यूरो फिजिशियन हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, गैस्ट्रोलॉजी के भी डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजी के भी डॉक्टर हैं। तो सुपर स्पेशलिटी के लिए पहले हमें यहाँ से जयपुर या और हायर सेंटर पर जाना पड़ता था। अब यही चिकित्सा सेवाएं हम यहाँ पे मरीजों को मां योजना के तहत बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। घर पर लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई में सिर में पिताजी इनके लग गई थी, सरिया मारी थी, तो क्या है हड्डी टूटकर अंदर चली गई थी, तो इस वजह से ऑपरेशन हुआ है। आरबीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर फौजदार ने ऑपरेशन किया है। पैसा हमारा बाहर कराते हम तो पैसा हमारा 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाता, तो इस वजह से हमने आरबीएम में वो करवाया है, ऑपरेशन करवाया है। तो वो भी हमने जो हमारे कागज हैं सरकार के द्वारा हमारा ऑपरेशन हुआ है, अच्छा हुआ है खूब। डॉक्टर राकेश फौजदार ने किया है। बाहर करा देते 1 से 1.5 लाख रुपए, हमारे 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। मेरे सर पे पलाड़ी और सरिया का वार किया था, जिसमें हड्डी टूटकर खोपड़ी में गचक गई थी। जो हमारे राकेश डॉक्टर साहब हैं, राकेश हमारे फौजदार जी, उन्होंने सरकार की तरफ से हमारा बहुत ऑपरेशन किया था। इन्होंने निःशुल्क ऑपरेशन किया था, कोई इन पे खर्चा नहीं लिया इन्होंने बहुत बढ़िया किया। और हमारे भगवान जी परमात्मा जो मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्वागत किया हमारा, उन्होंने बहुत मदद किया, हमारा बहुत मदद किया था। उनकी वजह से आपका ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन उनकी वजह से हुआ हमारा। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ आपका? 1 रुपया खर्च नहीं हुआ सर हमारा। कोटा महोत्सव 2026 का भव्य आगाज गोदावरी धाम में श्री गणेश महाश्रृंगार और वंदना के साथ हुआ। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। गणपति वंदना और कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं किशोर सागर तालाब की पाल पर फ्लावर शो का भी विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां रंग बिरंगे फूलों और उनकी मनमोहक खुशबू ने लोगों को आकर्षित किया। 2 दिवसीय इस महोत्सव में विभिन्न संस्थाओं और नर्सरियों ने अपनी पुष्प प्रदर्शनी के साथ भाग लिया। उदयपुर में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अमृता हाट मेले में महिला सशक्तिकरण की सशक्त झलक देखने को मिली। मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने 120 से अधिक स्टॉल लगाए हैं, जहां हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, आभूषण, सजावटी सामग्री, जैविक उत्पाद और पारंपरिक खाद्य सामग्री उपलब्ध है।
आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिससे उत्साह दोगुना हो गया है। यह मेला महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रभावी मंच साबित हो रहा है। अभी 18 तारीख को हमारे अमृता हाट मेला का उद्घाटन हुआ है। इसमें समस्त स्वयं सहायता समूह की सहायता से महिलाएं अपने अपने पूरे राजस्थान से है, तो अपने अपने घर में जो उत्पाद बनाते हैं, अपने पापड़ हो गया, अचार हो गया, जो कशीदे का कार्य, सभी महिलाएं अपने स्वयं सहायता समूह की सहायता से ये दुकान लगाई गई है। एक टोटल इसमें अमृता हाट मेले में 120 स्टॉल है और भी आ रही है। तो जहाँ अपन घर में एक बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं एक ही छत के नीचे अमृता हाट मेले में अपने घर पे बनाई हुई सारी चीजें, पापड़ अचार वगैरह आपको सभी एक ही छत के नीचे मिलेगी। इसी के अंदर जैसे एक हमारी ये प्रोडक्ट है, ये कमल की डंडी से बनता है। इसके कमल की डंडी का जो रेशा होता है उससे बनता है ये, और पूरा इसके बाद में ये हैंडलूम पे जाता है। उसके बाद पूरी बुनाई होने के बाद इसके बाद ब्लॉक प्रिंट होता है टोटल हाथ से। यानी कहने का मतलब इसके अंदर महिलाएं भी काम करती है, जेंट्स भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। इसी के अंदर एक पैटर्न ये आता है क्विल्ट, ये रिवर्सिबल रहता है, दोनों तरफ से इससे काम में लीजिए आप, दोनों अलग अलग प्रिंट आएंगे इसमें। इजी वॉश रहता है, इसको आप ओढ़ भी सकते हो, बिछा भी सकते हो। टोटल माल अपना कॉटन में रहता है। समूह वालों को ये फायदा है, एक तो हमको फ्री का प्लेटफॉर्म मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी ये स्टॉल अपन अगर प्राइवेट में लगाते हैं तो 25 से 30 हज़ार से कम से नहीं मिलती, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है अपने को कि अपने को स्टॉल फ्री, प्लस लेडीज़ों को आने जाने का किराया मिलेगा, उनका खाने पीने की पूरी व्यवस्था, रहने की पूरी व्यवस्था। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए और क्या चाहिए। हमें वहाँ बताया गया था कि वहाँ बहुत अच्छा मेला लगा है, तो हमने भी सोचा कि हम जाके वहाँ देख के आ जाए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो इससे ना हाथ से बनी हुई चीजें महिलाएं खुद अपना रोजगार चलाने के लिए यहाँ पे लेके आती है, और उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि महिला अपने पैरों पे खड़ी हो सके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस मेले में आके, और मैं और उधर हमारी ग्रामीण महिलाओं को कल लेके आने वाली हूँ मेला दिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मेरे। हम लोग लकड़ी के खिलौने बनाते हैं और उनको अलग अलग जगह पर इंस्टॉल के माध्यम से देते हैं। लकड़ी के खिलौने जो बनते हैं उदयपुर में पहले काफ़ी फेमस हुआ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लकड़ी जो पेड़ है, ये टामट की लकड़ी जो है, खन्नी की लकड़ी जिसे कहते हैं, ये विलुप्त होते गई, लोग काटते गए, उसको नया उगाया नहीं, उस कारण से काफ़ी कम हो गए। तो हम लोगों का इन्वायरमेंटल संबंध में काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि यार अगर लोगों को इससे जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ें। लोगों को इनकम से मतलब था, तो हमने कहा कि आप ये पेड़ लगाइए, तो हो नहीं रहा था। तो हमने कहा कि अब इसको क्यों ना आजीविका से जोड़ा जाए, सस्टेनेबल मॉडल पे लाया जाए इसको। तो उसके लिए उनको खिलौनों की ट्रेनिंग्स और ये चीज़ें हम लोग बाहर से ट्रेनर्स बुला के ट्रेनिंग्स वगैरह दिए, ग्रुप बनाए, तो इसके माध्यम से लोग खिलौने बना रहे हैं। तो उनको पेड़ की आवश्यकता है, तो पेड़ों की जो शाखाएं होती है पतली पतली, उन शाखाओं से खिलौने बनते हैं। पेड़ बड़े हो रहे हैं, पर्यावरण बच रहा है, हमारा उद्देश्य वहाँ पर्यावरण को लेकर पूरा हो रहा है, साथ में खिलौनों के माध्यम से दूसरे उनकी आजीविका भी जुड़ी हुई है, उससे भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। कोटा नगर निगम ने घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए RFID इंटीग्रेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर बताया कि कोटा उत्तर क्षेत्र में 18,000 मकानों पर RFID टैग लगाने का काम पूरा हो चुका है और ट्रायल रन जारी है। वहीं कोटा दक्षिण क्षेत्र में 20,000 मकानों पर टैग लगाए जा चुके हैं और इसी सप्ताह मॉनिटरिंग शुरू होगी। एक माह में आमजन के लिए ऐप भी लाइव किया जाएगा, जिससे टिपर्स की ऑनलाइन ट्रैकिंग और शिकायत दर्ज कराना संभव होगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के जैसलमेर रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पंजीकरण काउंटर, इमरजेंसी रूम, बाल चिकित्सा वार्ड, लेबर रूम और लैब समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा भर्ती मरीजों से फीडबैक भी लिया। मंत्री ने कहा कि ESI के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिजनों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलना सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने OPD बढ़ाने पर जोर देते हुए आवश्यक निर्देश दिए और अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। बीकानेर जिले में हस्तशिल्प उत्पादों के पहले एम्पोरियम कला कुंज का शुभारंभ किया गया। हरोलाई हनुमान मंदिर रोड स्थित इस केंद्र का उद्घाटन जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने किया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत तैयार इस एम्पोरियम में उस्ता कला, बीकानेरी कशीदाकारी, टाई एंड डाई, पोट्री, मेटल क्राफ्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और पेंटिंग समेत विभिन्न हस्तकलाओं के उत्पाद प्रदर्शन और विक्रय के लिए उपलब्ध हैं।
वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को साकार करते हुए यह केंद्र स्थानीय कलाकारों को बाजार और बेहतर आय का सशक्त मंच प्रदान करेगा। ये जो कला कुंज के माध्यम से लोकल आर्टिजन्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मार्केट लिंकेज का भी और अपनी आर्ट को एग्जिबिट करने का भी, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे बीकानेर में जो इतने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, आई बिलीव उनको एक बहुत अच्छा मार्केट एक्सेस मिलेगा और अपने डाइंग आर्ट्स हैं उनको रिवाइव करने में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम बीकानेर में लगभग 16 साल से क्राफ्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस क्राफ्ट के क्षेत्र में हमने सर्वप्रथम बीकानेर की 2 कलाओं को जीआई टैग दिलाया, जिसमें पहली है बीकानेरी कसीदाकारी, दूसरा बीकानेरी पुस्तकालय। अब उनको जीआई टैग दिलाने के बाद हमें उन आर्टिस्टों को उनकी आजीविका को आगे बढ़ाना और उनके जो आय के स्रोत बढ़ाने के लिए हमने भारत सरकार के साथ ये मिलकर एक कला कुंज का स्थापना की, जिसका आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ, शुभारंभ किया। और अब यहाँ पर हम जितने भी आर्टिजन हैं उनको निःशुल्क यहाँ पर स्थान उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो अपना प्रोडक्ट विपणन कर सकें। इसके साथ साथ हम हर साल हर महीने एक एग्जीबिशन, 7 दिन की एग्जीबिशन निःशुल्क यहाँ पर आयोजित करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों से बीकानेर के साथ साथ बीकानेर के संभाग के जितने भी आर्टिजन हैं उनको भी संभाग के जितने भी आर्टिजन हैं उनको भी यहाँ पर बुलाएंगे। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, जोधपुर और बीकानेर जोधपुर के जुरिडिक्शन का एक पार्ट है हमारा। और ये जो कला कुंज है ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित एक प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य है एम्पोरियम। हमने एक एम्पोरियम यहाँ ये बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि आर्टिजन्स को, प्रोड्यूसर कंपनी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्ट कस्टमर से कैसे लिंक किया जाए और जो कस्टमर्स हैं उनको ऑथेंटिक क्राफ्ट्स जो है वो मिल पाए। डीसी हैंडीक्राफ्ट ने आज कला कुंज का उद्घाटन समारोह आयोजित किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारत सरकार ने बीकानेर के स्थानीय आर्टिजन्स को विक्रय के लिए एक ऐसा केंद्र मिला जहां उनके बनाई हुई चीज़ों को व्यापारी और दूसरे लोग आसानी से खरीद सकें। सबसे जो हमारे आर्टिजन्स की मुश्किल होती है वो यही होती है कि वो प्रोडक्ट को बना लेते हैं लेकिन सेल के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आज इसका उद्घाटन इसी लक्ष्य के साथ किया गया है कि हमारे यहाँ के स्थानीय आर्टिजन्स को उनके उत्पादों को बहुत दूर तक हर एक के घर तक पहुँचाया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत उदयपुर जिले की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रारूप सूची में जहां 17,66,592 मतदाता दर्ज थे, वहीं दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह संख्या बढ़कर 18,04,151 हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई। सभी विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई गई है। भरतपुर में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा जिला स्तरीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाओं की व्यापक जानकारी आमजन और उद्यमियों को दी गई। मुख्य अतिथि एडीएम सिटी राहुल सैनी ने योजनाओं के महत्व और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उद्योग महाप्रबंधक सीएम गुप्ता ने पात्र लाभार्थियों को ऋण और अनुदान मिलने की प्रक्रिया समझाई। शिविर में लगभग 15 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। जिला उद्योग केंद्र की ओर से आज हमारे यहाँ जो उद्यम प्रोत्साहन की योजनाएं हैं उसके लिए सभी बैंकर्स को और जो नए लाभार्थी हैं उद्योग लगाने के लिए उन सभी को आज यहाँ बुलाया गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो लाभार्थी हैं उनको लोन अमाउंट सैंक्शन की जा सके, बैंकर्स को सेंसिटाइज किया जा सके कि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो हमारे यहाँ उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने चला रखी है, लेकिन चूँकि लोगों को जानकारी का अभाव है इस वजह से वो इन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने कोशिश की है, जिला उद्योग केंद्र की ये पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता चले और अपने स्वयं के उद्योग काम धंधा शुरू करने के लिए लोगों को साधन उपलब्ध करवा सके।
उसी के लिए हमने ये रखी है। धन्यवाद। राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीमों का संचालन जिला उद्योग केंद्र या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आई थी। ये समाज के स्पेसिफिक वर्ग, जैसे कि नाम में ही इसमें आ रहा है दलित आदिवासी, तो हमारे जो उपेक्षित और पिछड़े जो वंचित वर्ग हैं, रह गए किसी कारण समाज की मुख्य धारा में आने से रह गए बेचारे, उनके लिए ये सरकार ने स्पेसिफिक योजना लॉन्च की थी। ये 10 करोड़ तक की स्कीम है। इसमें 25 लाख रुपए तक अगर किसी का लोन मिलता है तो उसको लिए 9% की इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। 5 करोड़ तक में इसमें 7 मिलेगी, और अगर 10 करोड़ तक का 5 से 10 करोड़ के बीच में अगर किसी का लोन सैंक्शन डिस्पर्स होता है तो 6% की उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ साथ में इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर इसमें किसी प्रकार की बैंक द्वारा प्रभावित CGTM MSME फीस है और अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो राज्य सरकार के द्वारा भारित किए जाएंगे। और इसके अलावा मार्जिन मनी का बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें कि 25 लाख रुपये या 25% जो भी कम होगा उनके लिए वो उसमें मिलेगा। वो इसका लॉक इन पीरियड 3 साल होगा। अगर एंटरप्राइजेज उनका सक्सेसफुली रन करता है तो वो उसको 3 साल के बाद में एक साधारण इंस्पेक्शन करा के और रिलीज कर दिया जाएगा, जब तक वो बैंक में TDR के रूप में जमा होता है। इसी को लेकर के जो विभिन्न बैंकों ने विभिन्न लाभार्थियों को जो लाभ दिए थे, उनके ऋण स्वीकृत किए थे, उन्हीं को लेकर के कार्यशाला है। सर, मुझे भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन उद्यम योजना में 75 लाख का लोन मिला, जिसमें बहुत कम समय लगा, लगभग मेरे 15 दिन लगे, और DIC ने इसमें मेरी बहुत सहायता करी। पंजाब नेशनल बैंक से मेरा लोन था और ये मैंने अपनी स्पिटिंग और CNC के लिए लिया था, और इसमें मैं राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, DIC का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, और साथ ही PNB का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ना तो उन्होंने मुझे रोज़गार दिया बल्कि मेरे साथ साथ 10 से 15 लोगों को और रोज़गार दिया। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बीकानेर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में कुल 17,25,059 मतदाता दर्ज थे, जो अब 1.45% वृद्धि के बाद 17,50,408 हो गए हैं। इनमें 9,24,743 पुरुष, 8,25,649 महिला और 16 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी राजनीतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इसे ऑनलाइन EPIC सर्च के माध्यम से भी देखा जा सकता है। आज हमारे जो SIR की पूरे प्रोसीजर के बाद जो फाइनल लिस्ट बनी थी, आज उसका प्रकाशन हुआ। इसके साथ ही हमारा SIR का काम जो है ये कल भी और जो फाइनल लिस्ट है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। कोई भी मतदाता उसमें अपना नाम चेक कर सकता है। हमारी जो ड्राफ्ट लिस्ट थी जो दिसंबर में हमने पब्लिश करी थी उसमें 17,25,000 समथिंग वोट्स थे, और जो हमारी फाइनल लिस्ट आज हमने पब्लिश करी थी उसमें 17,50,000। कोटा महोत्सव के तहत आयोजित सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। चंबल रिवर फ्रंट के पश्चिमी घाट पर मास्टर शेफ प्रतियोगिता, लोकल टैलेंट हंट और घूमर शो आयोजित किए गए। जिले के स्थानीय कलाकारों के साथ साथ देश विदेश के पर्यटक भी इन आयोजनों में शामिल हुए। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने महोत्सव के दौरान राजस्थान की संस्कृति, वन्य जीवन और स्टार्टअप उत्पादों के प्रचार पर जोर दिया। दीदी की हाट, ऑर्गेनिक उत्पाद प्रदर्शनी और यंग इंडिया स्टॉल भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। गणेश की आरती के साथ इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, और अभी हम जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इतना ब्यूटीफुल एक बहुत ही सुंदर एक आपका समा बन चुका है चंबल घाट पर, चंबल रिवर फ्रंट पे, और जितने भी हमारे घाट हैं इसमें काफ़ी प्रकार का आयोजन हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दीदीरा हाट है, जितनी भी हमारी राजीविका NULM के स्टॉल्स हैं, जो हमारे देसी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे प्रदर्शन दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम एक हमारा सेंट्रल स्टेज है जहाँ पे जितने भी लोकल टैलेंट हैं कोटा के, वो लोग अपना एक प्रदर्शन दे रहे हैं, लोग इसका पूर्ण आनंद ले रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आई विल से कि ऑर्गेनिक मिलेट्स पे एग्रीकल्चर के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिस पे भी लोगों का फोकस है। बहुत ही अच्छा, मतलब स्वदेशी जो हमारा एक प्रयास है कि जो लोकल ग्रोन आइटम्स हैं उन पे एक हमारा एक स्पेशल एम्फेसिस रहा है। एंड एट द सेम टाइम अपनी प्रतिभाओं को लोगों को दिखाने के लिए ये आपके पेंटिंग एग्जीबिशंस चल रही हैं, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जितना भी एक प्रदर्शनी चल रही है। एंड पैरेलली जस्ट वी हैव फिनिश्ड हमारा मास्टर शेफ़ का कंपटीशन, जितने भी हमारे
होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स थे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के, उन्होंने अपना प्रेजेंट किया है। कोटा महोत्सव में लोगों का इतना उत्साह है कि हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू किए थे, जो आज की डेट में भी देखें तो लगभग 50,000 से ज़्यादा उनकी क्वांटिटी हो गई है। और अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष और कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार महिलाओं को दोनों दिन विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री के लिए अलाउ किया है। साथ में भी इस आयोजन से जो लोग जुड़ रहे हैं, कोटा के अलावा बाहर के लोग भी इससे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड किया है इसको वेबसाइट के थ्रू, तो बाहर के लोग भी इसमें रजिस्टर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। साथ में ही जो कल एक बड़ा प्रोग्राम है चंबल महा आरती का, वो आप जो पीछे क्रोको देख रहे हैं, वहाँ पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा दीपदान का प्रोग्राम और एक चंबल आरती का एक भव्य आयोजन भी यहाँ पर आयोजित होगा। आज भी लोगों के बहुत सारे प्रोग्राम और लोगों में एक जैसे कोई उत्साह होता है या कोई त्यौहार होता है, उस तरीके का यहाँ पर लोगों में एक पॉजिटिव वाइब्स है। और ये पॉजिटिव वाइब्स यहाँ की चंबल रिवर फ्रंट की, चंबल की जो नदी है, इसको देख के और यहाँ पर जो मोनूमेंट्स बनाए हैं, रिप्लिकास बनाई हैं, इनके लिए इतना लोगों में क्रेज़ है कि लोग कंटिन्यू वेबसाइट के थ्रू देखें, उसके अलावा यहाँ पर भी देखें। साथ में भी जो वेबसाइट का ट्रैफिक जो आ रहा है, वो लगभग आपका 50,000 से भी ज़्यादा कंटिन्यू लोग उसको एक्सेस करके और रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। 28 फरवरी को अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होगी। इसको लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा भी लिया। सभा में प्रधानमंत्री लगभग 23,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी की 28 फरवरी को अजमेर में इस होने जाने वाली ऐतिहासिक सभा में आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया है, जिससे हमारे मंत्री सुरेश जी रावत, केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी और हमारे लखावत जी, ओम प्रकाश भगना और ऐसे सभी नेताओं की उपस्थिति में आज भूमि पूजन करके और हमने इसका भूमि पूजन किया है। मुझे लगता है कि सभा एक प्रेरणादायी होगी और इसमें लाखों लोग इससे सम्मिलित होंगे। तो यह सभा एक इतिहास रचेगी जो देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से विश्व में और भारत भर में अपना गौरव बढ़ाया है, तो अजमेर की ऐतिहासिक इस नगरी में उनकी सभा हमारे लिए प्रेरणादायी होगी, मार्गदर्शक होगी और हम सब मिलकर के उनके मार्गदर्शन में यह सभा देश को और उनको यशस्वी बनाने में हम लोग सब सहभागी होंगे। मैं सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और उनका उद्बोधन भी सुने और उनकी जो प्रेरणादायक हमको प्रेरणा मिले वो सबको भी आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर के गनाहेड़ा गांव में संचालित स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बनती जा रही है। उपखंड क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में इस पहल से जुड़कर स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किए जाने से समूह की गतिविधियों को नई गति मिली है। समूह से जुड़ी प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने के बाद महिलाएं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और छोटे व्यापार जैसे कार्यों का विस्तार कर रही हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि बचत और निवेश की आदत भी विकसित हुई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका गोस्वामी है। मैं गांव खोरी की हूँ और मेरे समूह का नाम शिवजी राजीविका है और मेरे ग्राम संगठन का नाम धनलक्ष्मी राजीविका है। मैं अभी पुष्कर राज CLF गनाहेड़ा में डाटा एंट्री का काम करती हूँ। हमें राजस्थान महिला निधि से महिलाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए लोन मिलता था 1 लाख का, उसको बढ़ा करके अभी मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री दया कुमारी जी ने हमारा यही लोन 1 लाख का बढ़ा करके 1.5 लाख का कर दिया है। इसमें हमें कम ब्याज दर पे पैसा मिलता है, जिससे महिलाओं को काफ़ी सहायता मिलती है और यह इसमें ब्याज 15 पैसे ब्याज होता है, तो महिला काफ़ी अच्छा इसका मतलब
वो इस्तेमाल कर रही है और अपना रोजगार आगे बढ़ा रही है। तो मैं वित्त मंत्री दया कुमारी जी को और मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी को आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को पुष्कर की जो ग्रामीण महिला उनको ऐसे ही सहयोग राशि दे और उनका हौसला बढ़ाए, उनको रोजगार बढ़ाने के लिए ऐसे ही देते रहे। तो मैं आभार व्यक्त करूँगी कि धन्यवाद कहूँगी उनको कि बहुत अच्छा योजना निकाली है महिलाओं के लिए और महिला निधि वालों के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। टोंक के मालपुरा में ऐतिहासिक ब्रह्म तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सुभाष मार्केट से तालाब किनारे तक फैले अतिक्रमणों पर पीला पंजा चलाया गया। अधिशासी अधिकारी रामजीत चौधरी के नेतृत्व में 4 जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस जाब्ते के साथ अभियान चलाया गया। विरोध करने पहुंचे लोगों को प्रशासन ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। कई मकानों के पीछे सरकारी भूमि पर कब्जा पाए जाने पर उन्हें ध्वस्त किया गया। मौके पर एसडीएम कपिल शर्मा ने कहा कि तालाब क्षेत्र को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना प्राथमिकता है, इसलिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। टोंक जिले के गांधी खेल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय आयुर्वेद स्वास्थ्य कुंभ आरोग्यम 2026 का समारोह पूर्वक समापन हुआ। 4 दिन चले इस मेले में 41,500 से अधिक लोगों ने भ्रमण किया, जबकि 10,000 से ज्यादा रोगियों को निःशुल्क उपचार दिया गया। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से परामर्श और उपचार दिया गया। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रमेश मीणा समेत कई अधिकारियों ने स्टॉल्स का अवलोकन कर सेवाओं की सराहना की। मेले में पंचकर्म, सारसूत्र, अग्निकर्म समेत विभिन्न रोगों का उपचार किया गया। चूरू के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सह अध्यक्ष रहे। बैठक में जिले के शैक्षिक नवाचारों और गुणवत्ता सुधार पहलों की विस्तृत जानकारी दी गई। कोड चूरू, अटल टिंकरिंग लैब, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम समेत विभिन्न डिजिटल पहलें साझा की गईं। शासन सचिव ने हैकाथॉन 2026 को सराहनीय बताते हुए विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने नवाचारों को राज्य स्तर पर विस्तार योग्य बनाने और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर दिया। आया था और यहाँ जिला कलेक्टर और यहाँ के प्रिंसिपल, CDOs वगैरह जो अच्छे काम कर रहे हैं उन सबको अवलोकन किया। कई अच्छे प्रैक्टिसेस हम स्टेट में स्केल करना चाहेंगे और कुछ जो स्टेट के अच्छे प्रैक्टिसेस है चूरू को लाएंगे, ताकि चूरू के बच्चे में जो लर्निंग आउटकम्स में और सुधार हो और जिले के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें सुधार हो। भरतपुर के कृषि महाविद्यालय भुसावर में ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास जागरूकता योजना के तहत विद्यार्थियों को नर्सरी प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। महाविद्यालय के डीन उदयभान सिंह ने गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन के लिए किसानों को स्वयं नर्सरी तैयार करने की सलाह दी। उन्होंने बीजोपचार, संकर बीज के उपयोग और प्लग ट्रे तकनीक की जानकारी दी। कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट मिश्रण से तैयार पौध को एग्रोनेट से ढककर सुरक्षित रखने की विधि समझाई गई। इस आधुनिक तकनीक से 20 से 25% तक उत्पादन बढ़ने की संभावना बताई गई। विद्यार्थियों ने किसानों को जागरूक करने का संकल्प लिया। भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे में भरतपुर रोड पर बने नए सरकारी रोडवेज बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू हो गया है। लंबे समय से लोग इस बस स्टैंड का इंतजार कर रहे थे। अब यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस स्टैंड पर बैठने की व्यवस्था, यात्री शेड और प्लेटफॉर्म लगभग तैयार हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे सड़क पर लगने वाला जाम कम होगा और यातायात बेहतर होगा। लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता को जो सरकार की योजनाओं का लाभ अब पहुंचने लगा है। हम बात कर रहे हैं बयाना विधानसभा की और कस्बे रूपवास की। रूपवास के अंदर राजस्थान सरकार की ओर से एक नया बस स्टैंड बनवाया गया है, जिसमें बसें भी शुरू हो गई हैं और जो यात्री हैं रूपवास से और रूपवास के आसपास जो ग्रामीण इलाकों से जो सफर करने वाले हैं वो इस बस स्टैंड पर पहुंचने लगे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजस्थान सरकार द्वारा आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसका ही नतीजा है रूपवास के अंदर नया बस स्टैंड बनवा दिया गया। आने वाले समय में इसका उद्घाटन होगा जल्द ही। और जो यात्री हैं वो बस स्टैंड से बस पकड़ रहे हैं और बस भी आ रही है और जा रही है। पहले आपको बता देते हैं कि रूपवास के अंदर स्थायी कोई बस स्टैंड नहीं था, एक वैसे ही
सड़क पर होकर के जो बस चलती थी वहां से लोग बैठते थे बस में, अब उनको एक स्थायी बस स्टैंड बन गया है। लोगों में खुशी देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रूपबास कस्बे के लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और एक खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन ज्वाला शर्मा के साथ में दीनू पारसर, सुजत समाचार, बयाना, रूपबास विधानसभा। भरतपुर जिले के बयाना उप जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब यहां थायराइड समेत कई महत्वपूर्ण जांचें निःशुल्क की जाएंगी। पहले इन जांचों के लिए मरीजों को भरतपुर जिला अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा बयाना में ही मिलेगी। लैब नोडल प्रभारी भुवनेश मित्तल ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस फैसले से मरीजों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है। पहले से ही राज्य सरकार मरीजों की सेवा के लिए बहुत काम कर रही है। पहले से ही मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीजों को काफी राहत दी जा रही है। अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार द्वारा हब एंड स्पोक मॉडल के द्वारा हर PSC लेवल, STH लेवल और सभी कुछ जांचों का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें जैसे कि थायराइड जांच है और अन्य जांचों के लिए जिसको मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, वो धीरे धीरे गांव के लेवल पर और STH तहसील लेवल पर मिलने लग जाएंगे, जिससे मरीजों को आने जाने में असुविधा कम होगी तथा उनको इलाज अच्छा मिलने लग जाएगा अपने लोकल एरिया में। फाल्गुन महीने के साथ ही खाटू श्याम मंदिर का लक्खी मेला पूरे शबाब पर है। इसी कड़ी में खाटू धाम के मुख्य शिखर पर पूरे वर्ष लहराने वाला सूरजगढ़ का प्राचीन और विशेष निशान हजारों श्रद्धालुओं के साथ रवाना हो गया। मान्यता है कि इस निशान में स्वयं बाबा श्याम का वास होता है और यही एकमात्र ध्वज है जो पूरे वर्ष खाटू श्याम मंदिर के मुख्य शिखर पर लहराता है। सैकड़ों साल पुरानी यह परंपरा आज भी कायम है। देश विदेश से श्रद्धालु पदयात्रा में शामिल हुए। खास बात यह है कि महिलाएं सिर पर सिगड़ी रखकर अपनी मन्नत पूरी होने पर यात्रा करती हैं। द्वादशी के दिन यह निशान खाटू श्याम मंदिर में अर्पित किया जाएगा। 1572 में अमरचंद भोजराज का ने ये सर्वप्रथम खाटू का निशान यात्रा आरंभ की थी। वे मेरे ही पूर्वज थे और उसके बाद यह जो निशान है ये सैनी समाज के पास पहुंचा और मंगलाराम भगत ने मोरपंख से ताला खोला था, क्योंकि वहाँ ताला लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अच्छा। और उसके बाद ताला मोरपंख से खुला। उसके बाद से यही प्राचीन निशान शिखर बंद पर हर साल चढ़ता आ रहा है। रवाना हुआ है और 4 दिन पैदल चलने लगा है और 4 दिन यात्रा दोनों टाइम यात्रा। पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैनात IG S परिमाला 2 दिवसीय निरीक्षण पर झुंझुनू पहुंची। उन्होंने जिले में अपराध की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि क्राइम सिचुएशन फिलहाल अंडर कंट्रोल है। BNS और संपत्ति से जुड़े अपराधों में कमी आई है, जबकि रिकवरी में बढ़ोतरी हुई है। IG ने गैंगस्टरों, नशा तस्करों और लकड़ी तस्करी पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। साइबर क्राइम रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान SP ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 2024-25 का एनुअल इंस्पेक्शन झुंझुनू को कल और आज का किया है। इसमें आज सुबह क्राइम मीटिंग हुआ है सब SHO, COs, एडिशनल SPs, SP के साथ। क्राइम मीटिंग का एनालिसिस में ये पता चला है क्राइम सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। अब ओवरऑल क्राइम BNS का क्राइम भी ज़्यादा कम हो गया है और प्रॉपर्टी ऑफेंस अच्छा कम हो गया। 20% प्रॉपर्टी ऑफेंस कम हुआ है। बरामदी की परसेंटेज भी इंक्रीज़ हुआ है, रिकवरी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हुआ है और मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी लास्ट 1 साल में नहीं है और IT SSO का परसेंटेज भी अच्छा हो गया है। अभी 61% है, 50 से 61% आ गए और आगे ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करने के लिए निर्देश दिया है। नहीं, हम ये बताइए यहाँ पे गैंगस्टर्स का ज़्यादा वार है, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन करने के लिए निर्देश दिया है और इनका मोडस ऑपरेंडी में कैसे किडनैपिंग हो रहा है और कैसे रैंसम के लिए किस तरह के मोडस ऑपरेंडी उसके लिए निर्देश दिया है, उसको स्टडी करके और आगे प्रिवेंट करने के लिए। 41 जिले
40 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।